वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनाइट जंक्शन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर इनकम की। एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में एग्जेम्प्ट है, लेकिन हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर इनकम में कौन कौन सी इनकम आती हैं जो एग्रीकल्चर इनकम होती हैं। कई बार क्या होता है, एग्रो इनकम प्लस बिजनेस इनकम साथ में होती है, तो उसको हमें अलग कैसे रखना है। कितने को एग्रो इनकम मांगना है, कितने को नॉन एग्रो इनकम मानना है। तो इसमें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि एग्रीकल्चर इनकम के मीनिंग्स, इंस्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम जिसको हम एग्रो इनकम भी कहते हैं शॉर्ट में, इंस्टेंट ऑफ नॉन एग्रो इनकम कि जो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती है, उसके अलावा जितनी भी इनकम होती है उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन एग्रो इनकम। ट्रीटमेंट ऑफ पार्टली एग्रीकल्चर इनकम और पार्टली नॉन एग्रो इनकम। इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम ऑफ टैक्स कंप्यूटेशन, यानी कि एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स कंप्यूटेशन कैसे होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। मीनिंग, एग्रीकल्चर इनकम मीन्स एनी रेंट और रेवेन्यू रिसीव डिवाइड फ्रॉम द लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। कोई भी ज़मीन जो एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए यूज़ की गई हो, उससे आने वाला रेंट रेवेन्यू जो भी होगा वो क्या माना जाएगा, एग्रो इनकम। टैक्स पॉइंट क्या होगा, रेंट हमें कैश में भी मिल सकता है, रेंट इन काइंड भी मिल सकता है। एसएससी बी द ओनर ऑफ टीनेंट ऑफ सच लैंड, एसएससी ओनर भी हो सकता है और टीनेंट यानी किराएदार भी हो सकता है। एनी इनकम डिवाइड फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर इनकम, any income divided from such land by performance of what, it is by a cultivator is receiving of rent in kind, or any process ordinary employed by them to render the produce or raised और received by him for fit टू बी टेकन मार्केट, यानी कि मार्केटेबल क्वालिटी बेचने के लिए जो भी हम उसमें प्रोसेस करते हैं वो सारा किस में आ जाएगा, एग्रीकल्चरल इनकम में। एनी इनकम डिवाइड फ्रॉम सच लैंड बाय द सेल बाय ए कल्टिवेटर ऑफ द प्रोड्यूस रेज बाय हिम रिसीव्ड ऑफ रेंट इन काइंड ऑफ द प्रोड्यूस रिसीव्ड बाय हिम in respect of which no process has been performed other than process required to render it fit for the market। सेम थिंग बताई गई है। टैक्स पॉइंट क्या रहेगा, टैक्स पॉइंट रहेगा द प्रोसेस मस्ट बी एम्प्लॉयड ओनली टू कन्वर्ट द प्रोड्यूस और रेंट इन काइंड इन ए मार्केटेबल फॉर्म, यानी कि मार्केटेबल फॉर्म के लिए जो भी हम उसमें वर्क करेंगे कन्वर्ट करने के लिए form. If the marketing process is performed on the produce or rent in kind which can be sold in raw form in a market, यानी कि वो रॉ फॉर्म में ही मार्केट में सोल्ड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमने टमाटर की खेती करी है तो टमाटर को हम मार्केटिंग में ले जाने के लिए क्या करेंगे, एक पेटी में तोड़ेंगे या एक बॉक्स में रखेंगे, उसको हम मार्केटेबल ले जाएंगे, मार्केट में बेचने के लिए ले जाएंगे। लेकिन हमने उसे तोड़ा और उसको हमने प्रोड्यूस करा और उसको हमने कैचअप बना दिया, तो कैचअप क्या हो गया, वो रॉ फॉर्म उसकी ख़त्म हो चुकी है, अब वो अनदर फॉर्म में जा चुका है। तो उसकी रॉ फॉर्म एग्जिस्ट करनी चाहिए अगर एग्रो इनकम में ही रखना है तो, अदरवाइज वो किस में चला जाएगा, पार्टली इन एग्रो एंड पार्टली इन नॉन एग्रो। सपोज टू भी हमने टमाटर का एग्जांपल लिया जिसमें टमाटर की खेती करने वाला किसान के लिए एग्रो इनकम है, लेकिन उसी ने उस पर एक प्लांट लगा दिया यानी एक फैक्ट्री लगा दिया और उसका केचप बना के बेच रहा है डायरेक्ट, तो उसका कुछ पोर्शन एग्रो इनकम माना जाएगा और जो केचप बनाया उसने केचप बना के मार्केट में बेच रहा है उस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, नॉन एग्रो इनकम। ठीक है। एनी इनकम डिवाइड फ्रॉम बिल्डिंग सब्जेक्ट टू फुलफिल द following condition, the building should be occupied by the cultivator or receive of a rent। कह रहा है ऑक्यूपाइड करनी चाहिए, किसान ने ऑक्यूपाइड की हो और रेंट उसमें रिसीव कर रहा हो। ठीक है। द बिल्डिंग शुड बी ऑन और इन द इमीडिएट वेसिनेटेड ऑफ द लैंड
बीइंग सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए होनी चाहिए। बिल्डिंग शुड बी यूज एज ड्राइंग हाउस और स्टोर हाउस एंड अदर आउट बिल्डिंग, मतलब उसमें ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का सामान स्टोर होना चाहिए। ठीक है। द लैंड इज ईदर सिचुएटेड इन रूरल एरिया और अर्बन एरिया। रूरल एरिया क्या होता है, गांव का, जो गांव में ज़मीन होती है उसको हम बोलते हैं रूरल, ग्रामीण एरिया को बोलते हैं रूरल, और अर्बन को बोलते हैं, शहरी एरिया को हम क्या बोलते हैं, अर्बन एरियाज। ठीक है। एसएससी एंड लैंड एंड टोटल लोकल रेट्स, वहाँ के लोकल रेट्स पे ही सिचुएटेड है। टैक्स पॉइंट क्या है, वेयर सच लैंड और बिल्डिंग इज यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पज, अगर नॉन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज की जा रही है, देन एनी इनकम डिवाइड फ्रॉम सच लैंड और बिल्डिंग शैल नॉट बी ट्रीटेड। जब आपको पता है जब नॉन एग्रीकल्चर इनकम के, नॉन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए ही काम हो रहा है तो एग्रो इनकम में नहीं जाएगा। ठीक है। इनकम डिवाइड फ्रॉम लैंड बीइंग लेट आउट स्टोरिंग क्रॉप शेल नॉट बी एग्रीकल्चर इनकम। ये कह रहे हैं कि अगर इनकम डिवाइड हुई है, लैंड को हमने रेंट पे दिया है फॉर स्टोरिंग, स्टोरिंग क्या, क्रॉप्स, मतलब फसल की स्टोरेज करने के लिए दिया है, तो उसको हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं बोलते हैं। बिल्डिंग शुड बी ओन्ड एंड ऑक्यूपाइड बाय द लैंड होल्डर, बिल्डिंग शुड बी ओन्ड एंड ऑक्यूपाइड बाय लैंड होल्डर, जिसकी ज़मीन है उसी ने ऑक्यूपाइड की है। इफ़ ही रिसीव रेंट और रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड ऑन अनदर हैंड, इन केस ऑफ कल्टिवेटर और रिसीव इन काइंड इज इनफ दैट बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड बाय हिम। ठीक है। नोट, प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, अगर हमने कोई एग्रीकल्चरल लैंड को ही ट्रांसफ़र कर दिया तो उसको क्या माना जाएगा, प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड शैल नॉट बी ट्रीटेड एज ए एग्रीकल्चरल इनकम। अगर हम किसी भी ज़मीन को बेचते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड को बेचते हैं, तो वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानी जाती है। ठीक। एग्रीकल्चरल एंड एग्रीकल्चरल ऑपरेशन और एग्रीकल्चरल पर्पस, द एक्ट वेयर define the terms agriculture operation or agriculture purpose. However, the Supreme Court laid down the guideline for the determination of the scope of these terms, CIT versus Raja Benoy Kumar Sahas Roy, according to for the purpose of agricultural activity is divided into two parts. इनने बोला कि इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट क्या है, बेसिक ऑपरेशन, और दूसरा पार्ट क्या है, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। बेसिक ऑपरेशन में क्या आता है, इट मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन स्किल लेबर अपॉन द लैंड प्रायर फॉर जेमिनेशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ड्रिलिंग ऑफ लैंड, शोइंग ऑफ सीड्स, प्लांटिंग एंड इरिगेशन ETC, मतलब खेती में जुताई, बुआई, सिंचाई का काम जो किया जाएगा, बेसिक ऑपरेशन जो होते हैं स्टार्टिंग के, उसको हमने बेसिक ऑपरेशन में डाला है। एनी स्पॉन्टियस ग्रोथ फ्रॉम द लैंड इटसेल्फ, अगर खुद के द्वारा उगी हुई, विदाउट एनी ह्यूमन एफर्ट, किसी ह्यूमन एफर्ट नहीं का, कोई घास वास, कोई पेड़ पूड़ हुए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज एग्रीकल्चर इनकम। मान लो सपोज टू भी जंगल में इतने सारे पेड़ होते हैं, या कोई भी ज़मीन में आप देखते हो कि जो बंजर ज़मीन होती है उसमें घास वास आती है, झाड़ियाँ उगाती हैं, उसको अगर कोई बेच रहा है काट के, तो वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, क्योंकि उसमें कोई ह्यूमन एफर्ट नहीं लगा है, वो साइमल्टेनियस ग्रोथ ऑफ द लैंड इटसेल्फ है। ठीक है। सब्सिक्वेंट ऑपरेशन क्या होता है, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन होता है, इट मीन्स ऑपरेशन विच फॉस्टर द ग्रोथ एंड प्रिजर्व द प्रोडक्ट, मतलब जो बेसिक ऑपरेशन के बाद बचता है तो उसकी ग्रोथ को प्रिजर्व करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए, या उसके आगे उसमें कोई भी एक्टिविटी करते हैं, उसको हम बोलते हैं सब्सिक्वेंट एक्टिविटी। फॉर रेंडरिंग द प्रोड्यूस फिट फॉर द सेल इन मार्केट, मतलब सेल के मार्केट में प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे मान लीजिए पल्सेज हैं, दाल है, चावल है, तो उनको हम क्या करते हैं, पैकेट में स्लाइस में पैकिंग कर देते हैं, मार्केटेबल बना देते हैं बेचने के लिए, या उसे मिल्स में ले जाते हैं, शुगर मिल्स में
जब गन्ना जाता है शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, या राइस को राइस मिल में जाते हैं, फिर उनमें राइस का बाहर का कंकड़ निकलता है, तो वो क्या होता है मार्केटेबल फॉर्म में बनाते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। ठीक है, चलिए सर ये अर्बन और रूरल एरिया का पहचान कैसे किया जाएगा कि अर्बन एरिया कौन सा है, रूरल एरिया कौन सा है। देखिए ये जो हमें इनकम टैक्स बताता है, इनकम टैक्स कहता है कि अगर आपकी पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है और 1 लाख से कम है, 10,000 से ज़्यादा है 1 लाख से कम है, तो एरिया विद इन द local limit of such municipality and cantonment board is treated as a नॉन रूरल एरिया। यानी कि नॉन रूरल का एरिया का मतलब होता है कि अर्बन एरिया। ठीक है, अगर 10,000 से 1 लाख के बीच में है और वो आपके म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड या लोकल अथॉरिटी के 2 किलोमीटर के प्राइमेसिस में है, तो उसको क्या माना जाएगा, वो अर्बन एरिया माना जाएगा, और उसके बाहर का एरिया क्या मानेगा, रूरल एरिया माना जाएगा। ठीक है, अब मोर देन 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है और 10 लाख तक है, 10 लाख से कम है, मोर देन 1 लाख है तो 6 किलोमीटर फ्रॉम देयर। अब मोर देन 10 लाख है तो 8 किलोमीटर फ्रॉम देयर। ये हमने एक एरिया बनाए हुए हैं कि इतने एरिया के अंदर में अगर ये मिलेगा तो उसको हम क्या मानेंगे, अर्बन एरिया मानेंगे, और उसके बाहर जो होगा उसको क्या सिचुएटेड मानेंगे, रूरल एरिया। ठीक है, मेयर बेसिक ऑपरेशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी बोलते हैं। एग्रीकल्चर एक्टिविटी यानी कि एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। मेयर सब्सिक्वेंट ऑपरेशन यानी कि उसके आगे के ऑपरेशन जो करते हैं, जो बेसिक ऑपरेशन से अलग होते हैं, उसके बाद बेसिक ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद शुरू होते हैं, उनको बोलते हैं नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में नहीं आती। लेकिन सब्सिक्वेंट ऑपरेशन टुगेदर विद बेसिक ऑपरेशन, यानी कि जो सब्सिक्वेंट ऑपरेशन है वो साथ साथ चल रहे हैं बेसिक ऑपरेशन के, तो उनको भी क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बोला जाएगा। ठीक है, इंस्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रो इनकम किसे कहते हैं, एग्रो इनकम कहते हैं इनकम फ्रॉम ग्रोइंग ट्रेड और कमर्शियल प्रोड्यूस लाइक जूट, कॉटन etc इज एन एग्रो इनकम। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स इज एन एग्रो इनकम, मतलब फूल आप उगा रहे हैं खेतों में, या फ्लावर्स की खेती कर रहे हैं, या और भी कई टाइप्स की खेती है वो आप कर रहे हैं, तो वो क्या माना जाएगा, एग्रो इनकम माना जाएगा। प्लांट सोल्ड इन पॉट आर एन एग्रो इनकम प्रोवाइडिंग बेसिक ऑपरेशन आर परफॉर्म। कि प्लांट्स हम बेच रहे हैं, जैसे आप नर्सरी देखते हैं, नर्सरी में जो भी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रो प्रोड्यूस, लेकिन उसमें बेसिक परफॉर्मेंस होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने उनको परचेज किया और सील किया, उसमें आपको बेसिक ऑपरेशन जैसे जुताई, बुआई, सिंचाई, गुड़ाई का जो काम होता है वो आपको करना है, तभी उसको एग्रीकल्चर इनकम की कैटेगरी में रखा जाएगा, अदरवाइज इन एग्रीकल्चर की इनकम से हटा दिया जाएगा। रेम्युनरेशन एंड इंटरेस्ट टू ए पार्टनर, अगर कोई पार्टनर है तो एनी रेम्युनरेशन, सैलरी, कमीशन etc रिसीव बाय ए पार्टनर फ्रॉम इंगेज फर्म इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन इज एन एग्रो इनकम। कोई पार्टनरशिप हमने शुरू करी है, हमारा काम है खेती का, हम खेती का ही बेसिक ऑपरेशन करके करते हैं, तो उसमें जो पार्टनर का शेयर है उसको भी हम क्या मानेंगे, एग्रो इनकम मानेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव बाय द पार्टनर फ्रॉम ए फर्म इंगेज इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन इज ए एग्रो इनकम। कोई हमें इंटरेस्ट मिलता है ऑन कैपिटल जो पार्टनरशिप ने लगाई है उसमें, तो उसको भी हम, अगर वो एग्रीकल्चर की ऑपरेशन में इंगेज है तो उसको एग्रो इनकम ही माना जाएगा, क्योंकि उसने जो कैपिटल लगाई है किस में लगाई है, एग्रो इनकम की प्रोड्यूस में। ठीक है, इनकम अराइज बाय सेल ऑफ द ट्रीज ग्रोन ऑन डिनोटेड पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट आफ्टर द रिप्लांटिंग एंड बाय कैरिंग ऑन द सब्सिक्वेंट ऑपरेशन ऑन एग्रो इनकम। कोई भी उसने एक खुद का बनाया हुआ जंगल है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कई लोग यूकेलिप्टिस का प्लांटेशन कर देते हैं खेतों में, कई लोग पॉपुलर का कर देते हैं, कई सारे और भी पेड़ हैं जिनकी लकड़ी के लिए लोग अपने खेतों में उगा देते हैं, खुद का बनाया हुआ एक जंगल है, तो उनकी जो कटाई वटाई करते हैं जब तक वो सर्वर करके, जैसे मान लीजिए अगर उनकी कंडीशन है कि वो सर्वर करेंगे, मतलब उसको काटेंगे और उसके बाद उनको बेचेंगे, तो एग्रो इनकम में ही माना जाएगा। नेक्स्ट है कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी ऑफ डैमेज ऑफ कॉज टू हेल स्टॉर्म। मतलब हेल स्टॉर्म मतलब कि ओलावृष्टि होती ना, ओलावृष्टि
और ग्रीन लीफ ऑफ द एसएससी, टी गार्डन इन एग्रीकल्चर इनकम फर्दर। कोई सा भी इंश्योरेंस कराया हो ना अपने उसका एग्रीकल्चर का, अपना फसल का, अगर उसमें कोई डैमेज हो जाता है, नेचुरल क्लॉज हो जाता है और उसमें कोई इंश्योरेंस कंपनसेशन मिलता है, तो उस इंश्योरेंस कंपनसेशन को भी एग्रो इनकम माना जाएगा। एनी फी डिवाइडेड फ्रॉम द लैंड, एनी फी डिवाइडेड फ्रॉम द लैंड यूजिंग द ग्रेजिंग ऑफ द कैटल बीइंग यूज्ड एग्रीकल्चर ऑपरेशन इज एन एग्रो इनकम। ठीक है, एनी इनकम डिवाइडेड फ्रॉम द सैम्पलिंग एंड सीडिंग ग्रोन इन नेसेसरी शैल बी डीम्ड है एग्रीकल्चर इनकम। कोई भी सैंपल का काम करेंगे या सीडिंग का काम करेंगे हम अपनी इन नर्सरी, उसको भी एग्रो इनकम माना जाएगा। अब ये तो हमें पता लगा कि ये सारी चीज़ें एग्रो इनकम है। तब इंस्टेंस ऑफ नॉन एग्रो इनकम क्या होती है? ये तो एग्रो इनकम थी, अब नॉन एग्रो इनकम क्या होती है वो देखते हैं। सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एनी बिजनेस हैविंग इन एग्रीकल्चर इनकम इज ए नॉन एग्रो इनकम। यानी कि इससे पहले हमने पढ़ा था कि पार्टनर को शेयर्स मिलता है, पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है, पार्टनर को सैलरी मिलती है, वो तो ये एग्रो इनकम होती है। लेकिन अगर कोई एग्रो का प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन उसने कोई स्टाफ रखा है जिसको वो सैलरी देता है, तो वो जो सैलरी पा रहा है बंदा, उसके लिए एग्रो इनकम नहीं है, उसके लिए वो सैलरी है। ठीक है, एग्रो इनकम किसके लिए होगी? जो कर रहा है। ठीक है, चलिए, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम ए इंडियन कंपनी एंगेज इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन इज ए नॉन एग्रो इनकम। सपोज टू भी कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में कंपनी काम करती है, कोई भी कंपनी काम करती है, उसने अपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, तो जो डिविडेंड पाएंगे उनके लिए वो एग्रो इनकम नहीं है, उनके लिए वो नॉन एग्रो इनकम है। इनकम फ्रॉम सॉल्ट प्रोड्यूस बाय द फ्लोटिंग द लैंड्स विद द सी वाटर इज ए नॉन एग्रो इनकम। कह रहे हैं कि अगर हम सॉल्ट यानी नमक का उत्पाद करते हैं बाय फ्लोटिंग द लैंड में करते हैं, समुद्र में करते हैं, उसको भी हम एग्रो इनकम में नहीं रखते। इनकम फ्रॉम फिशरी, पोल्ट्री फार्मिंग, डायरी फार्मिंग, बटर एंड चीज़ मेकिंग ETC नॉन एग्रो इनकम। यानी कि फिशरिंग, जो मछली पालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, फार्मिंग करते हैं, मुर्गी पोल्ट्री फार्मिंग होती है ना, मुर्गी पालन, डेयरी फार्मिंग होती है, वो भी नॉन एग्रो इनकम मानी जाती है। ब्रेड एंड रेयरिंग ऑफ द लाइव स्टॉक इज इन ब्रीडिंग एंड लिव स्टॉक इज ए नॉन एग्रो इनकम। ये आप देखते होंगे पोल्ट्री के बच्चों को बेचते हैं ना कोई लोग, उनकी ब्रीडिंग करते हैं, फिर उनको सील करते हैं, छोटे छोटे पप्स होते हैं, तो वो एग्रो इनकम नहीं मानी जाती है। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव बाय द मनी लेंडर इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज नॉट। किसी ने हमें मनी लैंड करी थी, उसको इंटरेस्ट देना है हमें, तो उसके लिए वो इनकम क्या होगी? एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी, उसके लिए वो इंटरेस्ट है और उनका अपने हेड में टैक्सेबल करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स आफ्टर द हार्वेस्ट, देयर सच क्रॉप वेयर रिक्वायर्ड थॉप द परचेज इन द नॉन एग्रो इनकम। कह रहे हैं कोई भी प्रॉफिट है सेल ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स आफ्टर द हार्वेस्ट वे सच क्रॉप आर एक्वायर थॉट परचेज। अगर उसने कोई भी चीज़ एग्रो बेची है जो स्टैंडिंग क्रॉप है, उसको उसने पहले हार्वेस्ट करने से पहले बेच दिया है, तो वो क्या होगा? नॉन एग्रो इनकम होगी। प्रॉफिट है आफ्टर हार्वेस्ट। रॉयल्टी इनकम फ्रॉम माइन इज नॉन एग्रो इनकम। और रॉयल्टी इनकम मिली है माइन से। माइन का क्या होता है? जैसे कई सारे होते हैं ना, कोयले की माइंस होती हैं या इस टाइप की जो होते हैं, जैसे मिट्टी निकालने के दे देते हैं कई लोग, है ना, खेत अपने फॉर ईट ब्रिक्स मेकिंग, तो वो सारी किस्में आएंगी नॉन एग्रो इनकम में आएंगी। ठीक है, चलिए, इंटरेस्ट ऑन एरियर ऑफ रेंट रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम इज नॉन एग्रो इनकम। इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया इज नॉन एग्रो इनकम। एन्युटी रिसीव बाय पर्सन in a consideration of transfer of agricultural land is a non-agro income. Income on supply of water for agriculture operation is a non-agro income. The provision hold good even when such income is received in the form of agro produce. Income from
सेल्स ऑफ ट्री ग्रास सोन इज स्पॉन्टियस विदाउट एनी ह्यूमन एफर्ट इज ए नॉन एग्रो इनकम। चलिए इसके बाद हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम जो होती है और पार्टली क्या होती है नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, यानी कि एक ही प्रोड्यूस में दोनों चीज इन्वॉल्व हो, जैसे एग्रो एंड नॉन एग्रो। सपोज टू बी फर्स्ट केस है रूल 8 का, एसएससी इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी मीन्स चाय इन इंडिया, यानी कि वो उसका काम है ग्रोइंग भी करता है, उगाता भी है और मैन्युफैक्चर करता है, यानी कि आगे उसे पैकेट वैकेटों में भी बनाता है और आगे उसे मार्केटेबल पोजीशन में लाके शोल्ड करता है। तो उसमें क्या करेंगे 60% ऑफ इनकम, सपोज टू बी 1 लाख का बेचा है तो 60,000 एज क्या हो जाएगा एग्रीकल्चर इनकम एंड 40,000 क्या हो जाएगा नॉन एग्रीकल्चर इनकम। एसएससी इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ द ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग रबर इन इंडिया, रबर का अगर वो ग्रोइंग करता है और मैन्युफैक्चरिंग करता है तो 65 माना जाएगा एग्रीकल्चर इनकम है और 35% माना जाएगा नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। कॉफी ग्रोन एंड क्रूड बाय द सेलर इन इंडिया, कॉफ़ी को ग्रो करता है और उसको बेचता है तो 75 उसका माना जाएगा एग्रीकल्चर इनकम इंडिया एग्रीकल्चर इनकम एंड 25 माना जाएगा उसका नॉन एग्रीकल्चर इनकम। कॉफ़ी ग्रोन करता है, क्रूड भी करता है और रोस्ट करता है, रोस्ट करने के बाद ग्राउंडेड एंड सेल इन इंडिया, अगर वो ये सारे काम उसके बाद चलते हैं और मिक्सिंग का काम है उसका, तो फिर उसमें क्या करेंगे 60% उसकी इनकम मानी जाएगी एग्रीकल्चर इनकम, 40% मानी जाएगी नॉन एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल, एक्स लिमिटेड ग्रो शुगर कैन फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरर शुगर्स, एक्स लिमिटेड है शुगर कैन ग्रो करा टू क्या करा मैन्युफैक्चरिंग शुगर, डिटेल द प्रीवियस ईयर इज दिस, उसने कल्टीवेशन का खर्चा आया उसका शुगर केन का 5,000 टन का 10 लाख, शुगर केन्स उसने मार्केट में बेची डायरेक्ट 3 लाख की, और उसने शुगर केन यूज फॉर शुगर मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग, उसने कितना किया शुगर जो जब उसने शुगर को मैन्युफैक्चर किया तो वो बिका उसका 25 लाख का, और कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन शुगर केन से शुगर बनाने में 5 लाख का आया। अब इसका हम कंपटीशन देखते हैं। देखिए पहले हम ऐसे बना लेंगे, एक पर्टिकुलर का कॉलम बना लेंगे मैन्युफैक्चरिंग का, एक एग्रीकल्चर का। पहले सेल एग्रो प्रोडक्ट्स कितना बताया था मार्केट में, उसने मार्केट में जो सेल किया था वो एग्रीकल्चर इनकम होगी उसकी 3 लाख, जो उसने डायरेक्ट शुगर केन बेच दिया। सेल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूस इन मार्केट, उसने शुगर्स कितने की बना के बेची है मार्केट में 25 लाख की, तो ये क्या है मैन्युफैक्चरिंग का है तो इसमें 25 लाख लिख दिया। ठीक है, अब जो एग्रीकल्चर वाले बंदे ने अपने मैन्युफैक्चरिंग वाले पे कितना टन शुगर केन दिया था, उसने दिया था 4,000 टन। 4,000 टन कितना कॉस्ट बैठेगा, अगर मान लीजिए नॉर्मल मार्केट में बेचता तो उसको मिला था 1,000 टन का 3 लाख रुपया, तो 1,000 टन का कितना मिलेगा 12 लाख रुपया, यानी कि उसने एग्रीकल्चर इनकम 12 लाख मान ली अपनी। ठीक है, तो उसका टोटल कितना हो गया, ये उसकी इनकम मानी जाएगी, रेवेन्यू कितना माना जाएगा 15 लाख एज एन एग्रीकल्चरल, और जो मैन्युफैक्चरिंग है 25 लाख का उसने बेच दिया, 5 लाख उसने एज ए कन्वर्जन कॉस्ट लगाई, 25 लाख का बेचा, 5 लाख कन्वर्जन लगाई शुगर केन से शुगर बनाने में। और अगर वो मार्केट से जो उसने अपना खुद का प्रोड्यूस रखा है, खुद के शुगर केन रखे 4,000 टन, अगर वो मार्केट से खरीदता कितना का खरीदता, ऑब्वियसली कि वो 12 लाख का मार्केट से खरीदता, 12 लाख का उसने मार्केट से खरीदता, तो टोटल उसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया, उसका एक्सपेंडिचर हो गया 17 लाख का, तो 25 लाख माइनस 17 लाख इक्वल टू कितना हो गया 8 लाख। ठीक है, और इसने एक तो 1,000 टन बेचा डायरेक्ट मार्केट में और 12 लाख का दिया अपनी ही फैक्ट्री में, टोटल रेवेन्यू हुआ इसका इतना। लेकिन इसने कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितनी लगाई, इसने कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन लगाई थी 10 लाख रुपये, तो 10 लाख रुपये माइनस करेंगे, इसके टोटल इनकम कितनी होगी 5 लाख होगी। तो आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग की इनकम होगी 8 लाख
और एग्रीकल्चर की इनकम हो गई 5 लाख। ठीक है, वैसे तो आपको पता है कि एग्रीकल्चर इंडिया में एग्जेम्प्ट है, मतलब उसमें टैक्स नहीं लगता है, लेकिन 1973 में एक इनडायरेक्ट मेथड लाया गया एग्रीकल्चरल इनकम में टैक्स लगाने के लिए। वो इनडायरेक्ट मेथड क्या है वो देखते हैं। अकॉर्डिंग सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट एग्जेम्प्ट एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम द टैक्स एज आर आवर constitution does not provide power to parliament to levy tax on agro income. However, since 1973 an indirect matter has been found to levy tax on the agro income. According to the method, agricultural income is included in the total income of the SSC for the deciding the tax slab of the SSC. The way to apply higher rate of tax on non-agricultural income by including agricultural income in the total income of the SSC as under. मतलब क्या कहना, द वे ऑफ हायर रेट किस पे, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम पे, यानी कि अगर उसकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम भी है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है तो उसका हायर रेट ऑफ टैक्स लगे नॉन एग्रीकल्चर इनकम में, उसके लिए एसएससी को ये मेथड बताया गया। कंडीशन फॉर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल इनकम इज द टोटल income of SSCs. SSCs individual HUF and body of individual association or person of artificial judicial person. The SSC has non-agricultural income exceeding the maximum amount of exemption. हमारी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम और या नॉन एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन। इन द केस ऑफ सीनियर सिटीजन में हमारी एग्जेम्पशन कितनी है, मैक्सिमम लिमिट, सीलिंग लिमिट 3 लाख की है, सुपर सीनियर में 5 लाख है, HUF AOP BOY और इंडिविजुअल केस में 2.5 लाख है। इफ द एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ द SSC एक्सीड 5,000 देन कैसे कैलकुलेशन करेंगे हम। स्टेप फर्स्ट, कंप्यूट द टैक्स ऑन द टोटल इनकम ऑफ SSC इंक्लूडिंग एग्रो इनकम, यानी कि एग्रो इनकम को मिला के उसमें टैक्स निकाल दें। सेकेंड स्टेप है कंप्यूट द इनकम टैक्स ऑन एग्रो प्लस मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट, यानी कि अगर आपके एग्रो इनकम 10 लाख है या 10,000 है, आप 10,000 प्लस 2.5 लाख, अगर आप 60 ईयर से बिलो हैं, आप 60 ईयर हैं तो प्लस 3 लाख, आप प्लस 80 ईयर्स प्लस हैं तो आपको 5 लाख, इसमें आपको टैक्स निकाल देना है। एंड स्टेप 3 में क्या कर देना, स्टेप 1 यानी कि जो इसमें से टैक्स आएगा माइनस स्टेप 2 यानी कि जो इस वाले फॉर्मूले से टैक्स आएगा उसको माइनस कर देना है। जो भी टैक्स बनेगा वो एसएससी को पे करना पड़ेगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। मिस्टर एक्स एज 42 साल है, यानी कि ये अभी 2.5 लाख की कैटेगरी में है। नॉन एग्रो इनकम इसकी 3.25 लाख है, एग्रो इनकम 255 है। कंप्यूटर टैक्सेबिलिटी लाइबिलिटी कंप्यूटर टैक्स लाइबिलिटी फॉर द असेसमेंट 21-22। देखिए पहले हमें क्या करना है, टोटल इनकम पे टैक्स निकाल लेना है। तो टोटल इनकम कितनी है इसकी, 325 और 255, दोनों को जोड़ेंगे, ये हो गई आपकी 580 पे आपको टैक्स निकालना है। 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, और 5 लाख से 10 लाख तक 20% है। ठीक है, यानी कि 80,000 में इसमें 20% निकल जाएगा आपका, और 5 लाख तक उसमें निकलेगा 12,500। तो आपका ये टोटल हो गया 28,500 रुपये। फिर हम क्या करेंगे, एग्रो इनकम प्लस मैक्सिमम लिमिट, एग्रो इनकम जितनी भी हो यहाँ पे वो प्लस में 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख का जिसमें भी स्लैब आएगा उसको जोड़ के चलेंगे, उस पर टैक्स निकालेंगे। तो 2.5 लाख इसमें प्लस कर दिया 255 में, तो ये आपका ये हो गया। इसमें आपका टोटल टैक्स बना 13,500 रुपया। अब स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया 15,000 रुपये। 15,000 में हम इसमें रिबेट डालेंगे। रिबेट आपका रहेगा 12,500 का अकॉर्डिंग टू सेक्शन 87A। आपका
टैक्स बनेगा 2500 रुपया, और 2500 में आपका 4% लग जाएगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, 2500 का 4% आ जाएगा, 2500 का 4% आ जाएगा तुम्हारा 100 रुपीज़। द टैक्स एंड सेस पेबल आफ्टर राउंडेड ऑफ दिस। अगर ये राउंडेड ऑफ नहीं होता, सपोज टू बी यहाँ पे ये आ जाता 2606 रुपये, तो इसको हम नियरेस्ट 10 रुपीज़ में इसको राउंड ऑफ करते कितना होता 2610। अगर यहाँ पे होता 4, इसको हम किस में राउंड ऑफ करते, ये हमने बेसिक में सीखा था। ठीक है, राउंड ऑफ करके ही हम टैक्स लायबिलिटी को पे करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। आज हमारा एग्रीकल्चर का चैप्टर पूरा फाइनल हो चुका है। इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट हो, आप कमेंट्स में लिख दीजिए हमें, हम आपको विथ क्वेरी उसको सॉल्व करेंगे। और आपको कैसा हमारा लेक्चर लिखा वो भी हमें आप कमेंट पे बताइए। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।